गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कमांडर्स इनसाइट। दोस्तों, हमारा ये चैनल देश की उन समस्याओं को सामने लेके आता है जिन पर कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा या तो शोर शराबा हो चुका होता है या शोर शराबा मच रहा होता है। ऐसा ही एक मुद्दा है हमारे बीच में SIR का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया जो है ये मतदाताओं के पुनरीक्षण से संबंधित है और मैं आपको बताना चाहूंगा 1951 से 1951 से 2004 तक कुल 8 बार SIR हमारे देश में हो चुकी है। पिछली बार पूरे देश में व्यापक जो SIR हुई थी वो 2002 से 2004 के बीच में हुई थी और इसके बाद इतने बड़े पैमाने पर SIR की जा रही है। 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से SIR की प्रक्रिया शुरू की है ताकि मतदाता सूची में नाम, पते और जो लोग मृत हो चुके हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं उन सभी मतदाताओं को अपडेट किया जा सके, शुद्धिकरण किया जा सके। अब मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में जो गलतियां हो चुकी हैं, जैसे कि गलत नाम है, गलत पता है, या कई मतदाता ऐसे हैं जो कई राज्यों में या कई जिलों में जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, उनको ठीक किया जा सके। और साथ ही साथ नए मतदाताओं को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है उनको जोड़ने के लिए है ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम न छूट सके। इसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है, चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में एक समस्या है कि कहीं पर भी ऐसा कई जगह पकड़ा गया है कि लोगों ने पैसे देकर अपने नाम से आधार, पैन और दूसरे अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट्स बनवा लिए हैं, जो कि समय समय पर पुलिस पकड़ती रहती है और ये मुद्दे कई बार उजागर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में अवैध मतदाताओं की संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, जिसको कि पुनरीक्षण करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि बिहार चुनाव से पहले यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए और किया भी गया, जिसके कारण इस बार बड़े सकारात्मक परिणाम आए और बहुत सारे मृत और फर्जी वोटरों के नाम काटे गए। आज हमारे बीच में श्री अशोक कुमार जी हैं जो कि स्वयं एक BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। जी हां, पूरे देश में BLO के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। कई BLO सुसाइड कर चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, कमांडर्स इनसाइट में। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं, आप एक BLO की ड्यूटी निभा रहे हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच में इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं? इतना दबाव तो नहीं है सर, ये ऐसे ही झमेला फैला रखा है जितना मैं समझ रहा हूँ। अगर किसी को पहले से ही कोई रोगग्रस्त है तब ऐसा हादसा समझता हूँ हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो लोग बिना श्रम के हैं, जिन्होंने अपनी मतदाता सूची में पहले कार्य नहीं किया है, यानी मतदाता सूची में उसमें मतदाताओं की संख्या बढ़ी हुई है, उन्होंने पुनरीक्षण पहले से नहीं किया है, उन पर दबाव हो सकता है। जिन्होंने पहले से श्रम किया हुआ है अपनी मतदाता सूची में, तो उनको दबाव देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं तो 2009 से ये कार्य कर रहा हूँ और इससे पूर्व मैं भारतीय वायुसेना में भी था। मुझे दोबारा ये अवसर प्राप्त हुआ है देश सेवा का, ये राष्ट्र प्रेम का। अब आपने जो बात कही कि आप वायुसेना में पहले रह चुके हैं और ये आप इसको एक देश हित का कार्य मानते हैं और इसीलिए इस पूरे कार्य में, क्या इससे पहले भी, मतलब जैसे आपने बताया 2009 से आप ये कार्य कर चुके हैं, यानी कि आप कई बार इस BLO की ड्यूटी को निभा चुके हैं। जी। तो मेरा ये जानना है कि ये जो इतना शोर शराबा मच रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये राजनीतिक कारण है या पर्सनल कारण है, या लोग इस ड्यूटी को एक बोझ के तरीके से ले रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो डेली रूटीन है या जो जिस कार्य को वो कर रहे हैं उसमें उनके खलल पड़ रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है? आपका क्या विचार है? माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही आदेश दे दिया है उन विभागों से जो कि अपने अपने विभागों से BLO आए हुए हैं कि अब अपने विभाग से कार्य मुक्त होकर के आपको ये
पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ कर देना है और नित्य नए कार्य कर भी रहे हैं BLO इसमें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक BLO को कितने मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य दिया गया है? लगभग 1100 मतदाता किसी सूची में है। जब मतदाता सूची में 1200 से ज्यादा नाम हो जाते हैं मतदाताओं के, तब फिर समस्या आती है, तो वो दूसरी मतदाता सूची में अंतरित कर दिए जाते हैं मतदाताओं के नाम। ओके, और कितने दिनों में आपको ये कार्य करना है? लगभग 1 माह का समय दिया गया है। ओके, यानी कि एक दिन में 40 हम मान सकते हैं। जी। तो इसमें आपको लोगों के घर घर जाके पहले मतदाता जो पुनरीक्षण फॉर्म है देना है, देने के बाद उनको कलेक्ट करना है, करेक्ट? जी, बिल्कुल ओके। सही कहा सर आपने। और आपको कितनी बार जाना पड़ता है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? माननीय आयोग का निर्देश है कि कम से कम 3 बार तो जाइए ही उस मतदाता के घर पर। यदि वो नहीं मिलता, हम उससे प्राप्त करवाते हैं, जो गणना प्रपत्र दिया गया उसके हस्ताक्षर लेते हैं। तो उसमें समय लगना व्यावहारिक है। उसके घर पर जाकर के घंटी बजानी है, फिर कोई निकल करके आएगा, यदि नहीं है तो वापस आना पड़ता है। उसका हमको समय तारीख नोट कर लेनी पड़ती है अपनी रजिस्टर पे, ताकि हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकें कि वो वाला मतदाता हमको नहीं मिल पाया था घर पर, तो उन्हें उसके घर पर जाना पड़ेगा, जा रहे हैं। तो इसका कोई आप रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं? बस इसका रिकॉर्ड हमारे पास में रहता है और जिसकी समीक्षा हमारे सुपरवाइजर महोदय या उससे उच्च अधिकारी का करते रहते। तो दोस्तों, ये चीज एक बड़ी खास निकल के आई है कि हर BLO के पास एक रजिस्टर रहता है कि वो किनके घर गया है, कितनी बार गया है, कब गया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे घर में BLO साहब ने जो है मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म नहीं दिया है। तो यानी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था है। अच्छा, मैं एक बड़ी कॉमन सी, मतलब एक जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है, मैं उस पर जाना चाहूंगा। क्या आप लोगों पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि कुछ खास लोगों का या कुछ खास कौम के लोगों का या कुछ खास जगह के लोगों का नाम काट दिया जाए या कुछ खास लोगों का नाम जोड़ दिया जाए? क्या ऐसा आपके ऊपर कोई दबाव है? इस प्रकार का साहब कोई भी दबाव नहीं है भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से। हमको अपना कार्य जो है बखूबी करना है बस, वो किसी का नाम काटने का या नाम जोड़ने का कोई भी दबाव बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम काटा और जोड़ा भी जा सकता है? जी नहीं साहब, ये ऐसे ही गलत फहमी है लोगों के अंदर कि नाम काट देंगे हमारा या वो कर देंगे या कोई अन्य कार्रवाई कर देंगे। उनको अपना फॉर्म भर करके हमको वापस दे देना है, उसमें फोटो चिपका करके अपने हस्ताक्षर उनको करने हैं। उसमें बहुत ज्यादा कार्य भी नहीं है उस फॉर्म के अंदर। उनको जन्म तिथि, अपना आधार का नंबर जो कि वैकल्पिक है और मोबाइल नंबर सबको पता होता है सर, वही तो डालना है उसमें। अच्छा, मैं इस बार ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि इस बार जो SIR जो है वो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में किया जा रहा है और सभी राज्यों में BLO द्वारा घर घर जाकर SIR किया जा रहा है, जिसमें कि फॉर्म 6, 7, 8, 8A का सत्यापन जो है प्रमुख प्रक्रिया है। और उत्तर प्रदेश में जो अंतिम तिथि है 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। सही कह रहा हूं सर? अब इसमें क्या है सर, जो मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे कुछ लोगों को दिमाग में था कि साहब इन्होंने कहा कि आधार जो है एक मुख्य जो है कार्ड नहीं है जिसके कारण कि ये इसका सत्यापन किया जा सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 प्रकार के चीजों को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जोड़ा है, जो कि वैध दस्तावेज माने गए हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड या किसी सरकारी PSU कर्मचारी पेंशन भोगी का पहचान पत्र, या फिर शिक्षा मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि घर आवंटन प्रमाण पत्र, जंगल भूमि अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी जहां कहीं पे उपलब्ध हो, इनको शामिल किया है। अब सर, जैसा कि मुझे जानना है कि 2003 में जैसे आपने बताया 2002 से 4 के बीच में हुआ था, और इस बार भी शायद डेडलाइन 2003 की दी गई है कि 2003 से पहले जिन लोगों के पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो इसके पात्र माने जाएंगे। तो ये 2003 की डेडलाइन क्यों ली गई है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ मतदाता हमारे सूची में जो जी। है अवैध रूप से अंकित कर दिए गए थे, उसमें सफाई थोड़ी सी हो जाएगी, उस मतदाता सूची में थोड़ी स्वच्छता आ जाएगी और अवैध नाम जो है वो काट दिए जाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि कुछ मतदाताओं ने अपना पंजीकरण एक से कई अन्य जगहों पर भी करवा लिया है।
ओके, तो दोस्तों एक बात ये निकल के आई है 2003, ये है 2025, यानी 22 साल पहले, यानी कि कुछ जो अवैध मतदाता हैं जिसके बारे में हम जैसे सुनते रहते हैं कि फलाने देश के लोग यहां पे आ गए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो इसीलिए सरकार उनके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र ऐसी, क्योंकि आधार बनवाना बड़ा सरल है, लेकिन जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया या जमीन का खेती के प्रमाण पत्र हो गए, ये बनवाना मुश्किल है। और इसी कारण से ऐसा सुना जा रहा है कि कुछ कुछ राज्यों में जहां एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है वहां से लाखों फर्जी वोटर गायब हो चुके हैं। और यही कारण है कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बावजूद इस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल करने के लिए कोई भी आदमी ने ना तो बीएलओ पे उंगली उठाई, ना ही चुनाव आयोग पे उंगली उठाई, और संपूर्ण जो है चुनाव आयोग ने जो सूची प्रकाशित की उसी के आधार पर वोट डलवाए गए। अब सब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप जो है ये ड्यूटी कर रहे हैं, कितने घंटे आपको इस ड्यूटी में देना पड़ रहा है? लगभग 12 घंटे में इसमें कार्य करता हूं। कुछ अन्य भी लोग कुछ समय ज्यादा या कम भी ले सकते हैं जी। यानी कि एक दिन में आपको 40 लोग अप्रोक्सीमेटली सत्यापित करने हैं, उनके प्राप्ति जो माननीय आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन हमको करना है जी। अच्छा, जो ये आत्महत्या बीएलओ कर रहे हैं इनकी क्या वजह आपके हिसाब से हो सकती है? उनको मेरे अनुमान से उनको कोई ना कोई विकार पहले से रहा होगा, तभी ऐसा कि जनाब उनको हार्ट अटैक हो गया या इस बीमारी से वो चल बसे। अगर मैं समझता हूं कि अगर वो कुछ थोड़ा योग प्राणायाम करें तो वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। मैं ऐसा कार्य करता हूं, इस वजह से मेरा आग्रह सभी बीएलओ से रहेगा कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें ताकि माननीय आयोग के दिशा निर्देशों का हम अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। अच्छा देखिए, ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखिए, कोटा जैसी जगह है जहां से कि हजारों बच्चे जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल में निकलते हैं, वहां पर भी कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चे जो है इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनते हैं। देखिए, ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसा कि सर ने बताया कि सिवाय बीएलओ के कार्य के अलावा आप कोई अन्य सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आपको मना किया हुआ है, यानी कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं और आपका काम है बीएलओ का कि घर घर जाके फॉर्म देना, उनको वहां से फोटो और उनके सिग्नेचर करा के आपको वापस ले जाके चुनाव आयोग में जमा करना है। करेक्ट? आप पूरा प्रक्रिया बताइए, क्या क्या करते हैं आप? हम मतदाता के घर पर जाकर के उसको फॉर्म रिसीव करवा देते हैं, उसके बाद उससे कह देते हैं कि इसमें फोटो चिपकाने के बाद में इसको भर करके हमको वापस लेने हम आएंगे। और उस सम्मानित मतदाता के द्वार पर हम जाते हैं और किसी कारणवश वो नहीं दे पाते हैं तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि भाई इस घर में फिर दोबारा हमको आना पड़ेगा, फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे कि अब कल आ जाना, आज नहीं भर पाए हैं, किसी कारणवश ऐसा हो सकता है उस सम्मानित मतदाता के पास। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको इसमें कभी किसी विरोध का सामना करना पड़ा या किसी ने आपको गलत ठहराने की कोशिश की या कोई किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा, ऐसा कभी हुआ है कुछ? एक दिन ऐसा हुआ था, कहीं से मेरे पास फोन आया था कि आपने इस जाति को तो बांट दिया है गणना प्रपत्र, लेकिन हमको देने नहीं आए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये आपकी सोच बहुत ज्यादा गलत है। हम पहले भारतीय वायुसेना में थे, हमको कभी ये सिखाया नहीं गया कि आप किस जाति, किस धर्म के, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो मैंने उन सम्मानित मतदाता को यही कहा था कि आपकी ये सोच बहुत ज्यादा गलत है। मैं सबके घर जा रहा हूँ और रात हो जाती, जब दिखाई नहीं देता है घर पर, तब मैं अगले दिन बांटने जाता हूँ। यानी कि देखिए, ये लोगों के दिमाग में, हमारे देश में एक्चुअली ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर इतने ज्यादा सेंट्रिक हो चुके हैं, इतने ज्यादा उद्वेलित हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि सरकार जो है जाति और धर्म के हिसाब से काम कर रही है। बट मुझे लगता है चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे नेहरू जी के समय से लेके और आज नरेंद्र मोदी जी के समय तक है, कोई भी सरकार जाति के आधार पर कार्य नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है कि बीएलओ जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के घरों की समस्याएं होंगी जिनको ये ज्यादा प्रेशर लगता होगा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, क्या सरकार इस काम के बदले आपको कंपनसेट भी कर रही है, कुछ पैसा भी दे रही है? जी, अब धनराशि बढ़ा दी गई है हमारी। अब पहले 500 रुपए जो थी वो 6000 रुपए कर दी गई है, ऐसा मेरे मित्रों ने भी मुझको बताया। अच्छा, यानी कि आपको 6000 रुपए इस पूरे कार्य के लिए अलग से आपकी तनख्वाह के अलग दी जा रही है। अब दोस्तों एक चीज समझनी पड़ेगी, जो बीएलओ होते हैं ये हमारे
सरकार के या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी होते हैं। ये इनका किसी जाति या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपके जो हमारे स्कूलों के टीचर्स हैं या किसी संस्थान के कर्मचारी हैं या किसी भारत सरकार या अपने मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मतलब जो है जो बहुत सी संस्थाएं हैं या डिपार्टमेंट हैं उनके कर्मचारी होते हैं। तो आप इनको किसी भी पार्टी से या किसी जाति से या किसी धर्म से रिलेटेड करके नहीं देख सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इतना हंगामा मच रहा है, लोग दुनिया भर की मतलब बातें कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो क्या आप दोबारा बीएलओ बनना चाहेंगे? मैं अवश्य दोबारा बनना चाहूंगा बीएलओ, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है, राष्ट्रहित का कार्य है, हमको जरूर अपना योगदान देना चाहिए। देखिए सर, राष्ट्र हित में तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं इस देश की वजह से है, इस राष्ट्र की वजह से है। और राष्ट्र हित में मैं निवेदन करता हूं कि हर नागरिक को जो करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि देश हित के लिए सारे दुनिया में जो जितने भी देश हैं वहां के नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है कि वो देश हित में कार्य करें। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी इस समय आप अपने और अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? पहले की तुलना में थोड़ा सा कम समय अपने परिवार को दे पा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि कार्य अधिक है और एक निश्चित अवधि में हमको कार्य को संपन्न भी पूरा करना है जी, ताकि ये कार्य संपन्न। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि पूरे भारत में 10.5 लाख बूथ हैं, चुनाव आयोग बूथ लगवाता है, जिसमें हर बूथ पे मतलब जो है एक एक बीएलओ या होना और सारे हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी होता है ताकि फर्जी वोटिंग ना हो सके वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी जो आप ये काम कर रहे हैं इसमें क्या ऐसा भी है कि जो बड़ी बड़ी जो बस्तियां हैं या पॉश कॉलोनीज हैं वहां पर आपको ज्यादा समय लग रहा है, और जो घनी बस्तियां हैं जहां पर कि मतलब मध्यम और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वहां पर आपको ये कार्य जल्दी आसानी से खत्म हो रहा है? क्या ऐसा भी कुछ है? जी सर, बड़े मकान में थोड़ा ज्यादा समय लगता है सर, क्योंकि उनके घर पर कुछ कम लोग रहते हैं सर, बच्चे वगैरह जो उनको दूसरी जगह स्थानांतरित नौकरी वगैरह की वजह से जाते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले मकान जो है उसमें तुरंत हमको सूचना प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि जो हमारे देश का पढ़ा लिखा जिसको हम कहते हैं या संपन्न वोटर है, वो चुनाव प्रक्रिया में शायद इसीलिए कम भाग लेता है, और जो मतदाता, जो हमारा जागरूक मतदाता है जिसको कि हम मध्यम और निम्न वर्ग का कहते हैं, वो चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज्यादा हिस्सा लेता है और देश की, मैं कहूंगा कि देश के निर्माण में उसका योगदान ज्यादा होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि साहब 50% वोटिंग हुई, 60% वोटिंग हुई, इसके पीछे भी यही कारण है कि पॉश कॉलोनीज में रहने वाले, जो बड़े बड़े एसी घरों में रहने वाले लोग हैं वो नहीं निकलते हैं, जबकि जो गरीब मतदाता है, जागरूक मतदाता है, वो अपना सारा काम छोड़ के इस काम के लिए, इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए निकलता है। और यही बात अभी हमारे बीएलओ साहब ने बैठाई कि जो मतलब निम्न और मध्यम वर्ग की कॉलोनीज हैं, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, वहां पे लोग इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज के लोग हैं जिनके कि बच्चे दूसरी जगह पे हैं, अच्छा इसमें ऐसा भी है कि लोगों के मन में संशय है कि हम नाम यहां रखें या वहां रखें, ऐसा भी कोई बात है? बिल्कुल सही बात है कि जिन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र एक से ज्यादा जगह बना रखे हैं, वे लोग ऊहापोह डायलेमा की स्थिति में अभी हैं कि हम अपना नाम कहां रखें। ओके, इसीलिए शायद अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार, उन्होंने कहा था कि साहब मैं दिल्ली में एक किसी का मतलब जो है मैसेज आया है कि मैं बंगाल में जाके अपनी एसआईआर प्रक्रिया कैसे पूरी करूं, हम बीमार हैं। तो शायद वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन वो बंगाल में अपनी वोटर आईडी या अपनी वोटर आइडेंटिटी कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा, ऑनलाइन भी है? जी, ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग ने कर रखी है सम्मानित मतदाताओं की सुविधा के लिए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ये कहे कि हमारे मतलब बीएलओ नहीं आए हैं, या जिनको मान लो ड्यूटी की वजह से या बाहर रहने की वजह से ये समस्या है, तो वो बीएलओ ये जो फॉर्म है एसआईआर प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं।
यानी कि भारत की सरकार ने हर प्रकार की आपको सुविधा दी हुई है कि आप देश निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करें। अच्छा सर, और कोई ऐसी बात हो जो आप ये कहना चाहते हो कि जिससे ये लगे कि मतलब जो है हमारे जो बीएलओज हैं, ये बात सही है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बिना रुके बिना थके खुशी खुशी जो है ये कार्य को करें और इस कार्य को अपना बोझ ना समझें? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने कार्य को बोझ ना समझें, मेरा आग्रह समस्त बीएलओ से यही रहेगा। और थोड़ा योग प्राणायाम करें तो ये भी नहीं लगेगा कि हम पर किसी का दबाव भी है। और योग प्राणायाम करने से कार्य क्षमता बढ़ती है। माननीय मोदी जी भी हमारे योग करते हैं, तो मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि कार्य के अपने घंटे वो स्वतः ही बढ़ जाएंगे। देखिए, मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके अपने काम करने के तरीके हैं, जो भी है, बट भारत के एक आम नागरिक से उम्मीद की जाती है कि जो आजकल फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, मुझे लगता है हर इंसान को अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेंटल प्रेशर जिसकी हम बात करते हैं कि हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, मुझे लगता है मेंटल प्रेशर को भी झेलने की हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंसान जो है हर चीजें इतनी आसानी से पा रहा है कि वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, जिसके कारण मुझे लगता है कि कुछ लोग जिनको कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने घर परिवार के साथ उन्होंने ये जो किया, उनके घर परिवार के साथ जो है बहुत गलत हुआ, जिन्होंने आत्महत्या की, या जो लोग इस प्रेशर के मतलब जो है चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जो कार्य करना है तो उसको करना है, और ये सरकार का कार्य किया हुआ है, दिया हुआ है, तो मुझे लगता है सरकारी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की हमें हिंड्रेंस नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और जानना पाऊंगा सर, क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भी आपसे कभी कोई कांटेक्ट किया हो कि साहब हमारे इस बंदे का नाम आप जोड़ दो या घटा दो, या किसी प्रकार का प्रेशर डालने की कोशिश की हो? ऐसा कभी कुछ हुआ? अभी तक ऐसा कोई दबाव मेरे पास नहीं आया है। उनको पता किसी है के पास जी, उनको पता है कि बीएलओ थोड़ा सख्त रहता है, तो ऐसा कोई दबाव मुझ पर डालेगा भी नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप इस लखनऊ के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित बीएलओ हैं, और आपको शायद कोई अवार्ड भी मिला है, कुछ बताएंगे? मैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का बेस्ट बीएलओ भी रह चुका हूँ सर जी। क्या बात है। देखिए, अशोक कुमार जी ने भारतीय वायुसेना में रह के पहले देश, कहते नहीं, ये देश की रक्षा की, देश की सेवा की, और भारतीय वायुसेना छोड़ने के बाद भी ये अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं हैं। ये सोचना चाहिए हम में से हर एक नागरिक को कि हम एक बार सैनिक बने हैं, लेकिन हमारी जीवन में हर नागरिक इस देश का एक सैनिक है जो हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे कि अशोक कुमार जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सभी को ये कार्य करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से आपको बेस्ट बीएलओ का भी अवार्ड मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि हमारे सारे बीएलओ भाइयों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस कार्य को बिना किसी विघ्न, बाधा या परेशानी के संपन्न करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई भी अवैध इंसान आके रहे, और ये राष्ट्र, ये हमारा घर है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे वहां कोई भी अवैध घुसपैठिया आकर अपना वोटर कार्ड बनाए और हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आकर दखल दे और अपनी दादागिरी दिखाए। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सब अशोक कुमार जी की तरीके से अपने विचार रखें, अशोक कुमार जी की तरीके से राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचें, क्योंकि इन्होंने जीवन में, कहते नहीं कि रिटायरमेंट के बाद एक नई लाइफ शुरू की, लेकिन उस लाइफ में भी ये देश की वही सेवा कर रहे हैं जो बॉर्डर पे करते थे। और दोस्तों, मैं चलते चलते आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लें। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि आप सभी अपने वोटरों को संदेश देना चाहेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दे सकते हैं। मैं समस्त सम्मानित मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि अपना गणना प्रपत्र ससमय भर करके बीएलओ को अवश्य सौंप दें, ताकि वो अगली कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। और उत्तर प्रदेश में 11 दिसंबर की तारीख है, जो कि लास्ट डेट है। शायद डेट ये बढ़ाई जा चुकी है, 11 दिसंबर की डेट लगाई जा चुकी है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि इस तारीख से पहले आप सभी लोग अपने जो है गणना प्रपत्र भर के और बीएलओ साहब को दे देंगे। हमारे अशोक जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सबको इस बात से रूबरू कराया, एक सच्चाई से रूबरू कराया कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, या जिस चीज़ पे शोर शराबा मचता है, वो बातें कभी भी सही नहीं होती हैं।
कभी कभार सही भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और मुझे भी लगता है सर कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं और जो पार्लियामेंट में शोर मच रहा है, तो मुझे लगता है उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। BLO अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी का नाम ना तो काटा जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है, और ना ही किसी BLO पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो आत्महत्या जैसी चीज मतलब जो है कदम उठाने पे विचार कर सके। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो इसी तरीके से हर BLO एक जैसा सोचने वाला नहीं हो सकता है। और अगर मुझे लगता है कि अशोक कुमार जी जैसे लोग हो जाएं हमारे देश में, तो मुझे लगता है हमारे देश को जो है तरक्की करने से और दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम? अशोक कुमार जी, आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मतदाताओं के लिए, हमारे देश की जनता के लिए और हमारे इस इलेक्शन कमीशन के जो ये कार्य जो चल रहा है उसके मतलब अधिकारियों को भी मतलब जो अपडेट करने के लिए या उनको एक रास्ता दिखाने के लिए जो बातें कही हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी उसको फॉलो करेंगे। और आपने देश की सेवा की, हमें आप पे गर्व है और आगे भी आप देश हित में इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। नमस्कार।